दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार केजरीवाल या उसका एक और जो साथी है मनीष सिसोदिया, इसको भी आजकल थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं बड़ा गुजरात का दौरा इन्होंने कर लिया। ये जो इनकी हैसियत है, जो इनकी सोचने का ढंग है, जो इनका बौद्धिक स्तर है कि ये एक दिन या कुछ घंटे या 2 गांव में घूम करके किसी प्रदेश की स्थिति पे इतनी बड़ी टिप्पणी कर सकते हैं। और तरस आता है उस चैनल पर जिसको ऐसे दिखाते हैं कि ये आदमी इतने घंटे में गुजरात का पूरा इसने दौरा कर लिया। दोस्तों, ये जो बता रहे थे कि यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर वो नहीं है, आप लोगों को सुन करके विश्वास करना शायद मुश्किल हो। जब हम लोग युवा हुआ करते थे उन दिनों पर जापान की पूरे संसार में तूती बोल रही थी, और आज भी जापान एक आर्थिक तो महाशक्ति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उस दौर में रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन होती है जिसका उद्देश्य ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देशों की सुपीरियॉरिटी पिछड़े देशों के बीच में स्थापित करना। जैसे पश्चिमी समाज कोई आदर्श समाज है, ये किया करते थे। ईश्वर का बड़ी कृपा हुई, बंद हो गई लगभग, वो कोई उसको पूछता नहीं है अभी। उस मैगजीन में, मंथली मैगजीन थी वो, उस मैगजीन में एक बार आर्टिकल आया था कि जापान में गरीबों की क्या स्थिति है। फिर हिंदुस्तान की एक मैगजीन में आया था कि जापान में 6 लाख लोग झोपड़पट्टी, स्लम्स जिसे हम कहते हैं, या फुटपाथ पे रहते थे। लगभग 1.5 लाख तो लगभग फुटपाथ पर ही रहते थे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि 60,000 लोग, यानी लगभग 15-20 हजार परिवार, ये होटलों के बहाई गई जूठन इकट्ठी करके उसे खाते थे। तो कभी ये कहना कि कुछ एक वर्ग पिछड़ा रह गया है, ये कोई भी, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी है, बहुत सेंसिटिव, उसने गरीबी देखी है, उसे इस वर्ग के साथ हमदर्दी है। और वो जो जैसे अभिजात वर्ग ने कीड़े मकोड़े समझता है, ऐसा समझने वाला व्यक्ति वो नहीं है। और उससे जितना प्रयास बन रहा है वो कर रहा है, लेकिन कहीं कुछ जगह पे कुछ अव्यवस्थाएं, कुछ कमजोरियां रह जाती हैं। और आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत सारी कमजोरियां किसी की भी देखने मिल जाएंगी। किसी भी देश में आप चले जाइए, ये देखने मिल जाएंगी। इससे बहुत ज्यादा आप ना तो प्रभावित हों और अपने साथियों में इस चीज की चर्चा करें कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ सभी लोग अभी की स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ दुर्भाग्यग्रस्त लोग हैं जिन्हें हमें मदद करना चाहिए, और अपने जितनी समझ नरेंद्र मोदी को है और जितनी उसकी क्षमताएं और जो संसाधन है उसके हिसाब से वो कर रहा है। मैंने ये कहा था कि ये इन लोगों को, जहाँ बहुत गरीब लोग हैं वहां जाकर के उनकी कुछ समस्याएं समझें, सरकार से मिलें, वो नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। अगर कहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक कि अगर इसको भाजपा शासित राज्य में ही जाना है, मध्य प्रदेश में आता, छत्तीसगढ़ में गरीबी है, सब जगह पूरे हिंदुस्तान में गरीबी है। अगर वो सच्चा होता अपने उद्देश्य का तो उड़ीसा, बिहार जाता। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, उड़ीसा और बिहार दोनों के मुख्यमंत्री भी ईमानदार हैं, और इन्होंने पिछले वर्षों में सिद्ध किया है कि ये लोग ईमानदार हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक जो झुकाव है, जो भी जिस भी कारण से हैं, अब ये चुनावी जो गणतंत्र होता है, इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो कहलाती है, इसमें कई बार नेताओं की बहुत मजबूरियां रहती हैं, उसके तहत वो अलग हुआ, जो भी बात है। लेकिन नीतीश कुमार की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश के जो कम्युनिस्ट हैं उनकी जो, अब वो एक विवशता है कि वो सारा जीवन जिस दर्शन को लेकर के जिए हैं, जो फिलॉसफी उनकी थी, अब उम्र के आखिरी पड़ाव में वो कहें कि नहीं अब हमको बदलना है, या कुछ और बात है, या सच कुछ और है,
तो ना तो उनके अंदर इतना नैतिक साहस है और ना ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो ये कहें कि नहीं अब कम्युनिज्म में कैसी पुरानी चीज हो गई है। हमारे जो उनके जो तीर्थ स्थान है चाइना रशिया, वहाँ पर भी इकोनॉमी में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन ये मानेंगे नहीं। फिर भी एक बात हमेशा याद रखिए कि कम्युनिस्ट लीडर्स भी बिल्कुल अंतिम एक पैसे तक का भी आप गिने तो ईमानदार हैं। इन्होंने कभी भी राजनीति को पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाया है। निचले स्तर पे निश्चित रूप से कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं जो इस व्यवस्था का, जहाँ पे पहले वो इंटक में थे, कांग्रेस यूनियंस में थे, बाद में मेजोरिटी बढ़ती देखी या कांग्रेस से मोह भंग होते देखा कर्मचारियों का, तो वे इनकी यूनियंस में आए, तो ये कुछ गलत लोग भी आ गए। तो आज उनके घर में आप जाके देखिए, उनके घर में एसी है, बहुत शानदार कार भी है आजकल उनके पास में, जबकि उनकी तनख्वाहें देखें तो कहाँ है। तो ये कुछ नीचे स्तर के, लेकिन ऊपर स्तर के कम्युनिस्ट नेताओं को आप सिर्फ सम्मान कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं। अब उन्होंने आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था में जो उन्होंने उनका जो उन्होंने बर्बादी करने में जो अपना उनकी भूमिका है वो तो है, लेकिन चरित्र में और ईमानदारी में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अभी केजरीवाल को कई जन्म लेना पड़ेगा और सिद्ध करना पड़ेगा, इतना पावर स्टेट इनके पास, बंगाल और त्रिवेंद्रम त्रिपुरा में भी इनके पास में इतने बड़े बड़े संसाधन सरकार के रहे हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन कभी, यदि इतने से भी इनके अंदर गलती होती तो ये कांग्रेस वाले छोड़ते नहीं इनको। और ये जो पूरा मीडिया है जो लेफ्ट को एक कुड़ी समझता है, इनको छोड़ता नहीं, इनकी गलती तुरंत निकालता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो तुम ईमानदार हो नहीं केजरीवाल, और अगर तुम होते भी तो तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये नीतीश कुमार हैं, अरविंद पटनायक। दोस्तों, शीला दीक्षित के ऊपर जो भी आरोप लगे हो, अशोक गहलोत भी इलेक्शन हार गया है, लेकिन ये शीला दीक्षित अपनी कमजोरियों या बेईमानी, या अशोक गहलोत बेईमानी या कमजोरी के कारण नहीं आ रहा है। ये तो अब जो एक कोई जो अंत समय आ जाता है किसी पार्टी का, तो जो हालत होती है वो कांग्रेस की है, और उसका खामियाजा ये दोनों ने भुगता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत कोई गलती पाई जाएगी। तो ये जो लेकर के घूम रहे हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, और अब तो बस इनका एक नारा भी किसी गधे ने दिया था और बड़ा उसको कई चैनल्स में दिखाया गया, शीला दीक्षित हारी है, अब मोदी की बारी है। दोस्तों, अभी मेरा एक वीडियो देख करके मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने मुझे चुटकुले की याद दिलाई। हालांकि इट्स नॉट इन गुड टेस्ट, बट थोड़ा सा वो सांकेतिक है, समझने की कोशिश करिए कि जुलाई अगस्त महीने में केंचुए काफ़ी तगड़े हो जाते हैं, और एक नागिन के भी बच्चे थे, वो खेला करते थे साथ में। तो जो केंचुआ था वो जाता है नागराज के पास में, बोलता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा एक प्रस्ताव लाया हूँ। बोला क्या बात है? बोला हमारे बच्चों में आपस में प्यार हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो जाए। अब आप सोचिए नागराज पे बेचारे पे क्या बीती होगी। तो नागराज ने कहा कि ठीक है, बरसात के बाद देखेंगे, बरसात निकल जाने तो शादी करेंगे। अब बरसात के बाद ना केंचुए रहे ना उनकी संतान रही, ये केंचुए कुछ दिन के हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम शुरू करते समय उसकी एक विचारधारा और एक उसके पास फिलॉसफी होना चाहिए, जो उनके पास नहीं है। आज जो भी कहा जाता है, लालू हो, मुलायम हो, कोई भी हो, इन्होंने जब शुरू किया तो इनके पास एक विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण की, एक संपूर्ण क्रांति का नारा था, और इसको लेकर उन्होंने जनता को धोखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है।
और इन्होंने जनता के बदले खुद की तरक्की कर ली और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अपनी बिरादरी वालों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आज एक इनकी बिरादरी का कोई भी जो पिछड़ा व्यक्ति है उसकी हालत उतनी ही खस्ता है जो आज से 25-30 साल पहले थी। उनके जीवन में कोई सुधार नहीं है। इन्होंने जहाँ तहाँ लूट मार करके खुद खाया है पैसा। और जो भी उस समय जो लोग इससे लाभान्वित होते थे, इस व्यवस्था से, वो किसी भी जाति के थे, उच्च जातियों के बहुत सारे थे। उन्होंने भी कस के पैसा कमाया है। तो एक फिर भी एक ये दर्शन था कि पिछड़ी जातियां जो जिनके वोट लेकर के, जिनके लठ के बल पे तुम चुनाव जीतते हो, तो उनको शासन करने का अधिकार क्यों नहीं है? उनमें से, उनके बीच में से शासन करने के लिए आना चाहिए। लोहिया से या इनसे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ये प्रकाश नारायण की भी लगभग जातिवादी राजनीति थी, ईपीपी सिंह ने भी वही किया। लेकिन फिर भी इसमें एक सच्चाई है कि पिछड़ी जातियों को एक मौका मिलना चाहिए। अब उन्होंने जनता को धोखा दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया। उमा भारती मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। दोस्तों, मुझे याद है कुछ हमारे साथी जो सरकारी कर्मचारी थे वही कहना शुरू कर दिए थे कि अरे यार शुक्ला जी, अब नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये तो पागल है सन्यासी, टाइट करके रखिए एकदम। और उमा भारती के ऊपर कोई दोष नहीं है, कल्याण सिंह के ऊपर कोई दोष नहीं है जिनकी उन्होंने कोई व्यवस्था की हो। बहुत सारे नेता हैं से जातिवादी नीति का, उनको राजनीति का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वोट वही है, और नहीं तो आपस के कंपटीशन में लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई फिलॉसफी है या कोई बहुत अच्छी नैतिक सिद्धांत है, लेकिन कोई सिद्धांत तो थे कि पिछड़ी जातियों को ऊपर आना है। इस व्यक्ति के पास कोई सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, ये सभी को बेवकूफ बना रहा है। अभी हरियाणा में रोहतक में इसने एक जनसभा की, वहां पे इसकी बातें सुनिए। ये कहता है वैकल्पिक राजनीति। कौन सी वैकल्पिक राजनीति है ये? वही बातें कर रहा है कि जमीन का इतना पैसा दिलाऊं, जमीन का उतना पैसा दिलाऊं। 28 लाख रुपए एकड़ किसानों को मिला। वो ये बोलता कम है क्योंकि वो जमीन बाद में 1 करोड़ में बेची गई। क्या करके बेची गई, उसका कुछ विकास किया गया? समय बीतने के साथ में जमीन का मूल्य बढ़ता है, सब जगह बढ़ा। इस समय तो आसमान छूने लगी हर जगह की जमीनें। उस समय उनको 28 लाख उचित लगा था, उन्होंने लिया, उनकी जमीनें ली गई। और ये उन्हें उल्टा करता है ना कोई करता है। ये जब अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और जिस उद्देश्य से उस समय जमीनों का जो कुछ भी किया गया था उसमें एक बहुत अच्छा उद्देश्य था, हम फेल हो गए उसमें। चाइना में वो चीज़ सक्सेसफुल रही और चाइना में इकोनॉमिक जोन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अन्यथा जो उन व्यवस्थाओं के चलते चाइना इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, ये जहाँ जाएगा, जिन लोगों के बीच में जाएगा, उनके लाभ की, उनकी वैसी बातें करेगा और लुभावनी बातें करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर मैं आपसे लोगों से फिर